जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों 2 दिन के ब्रेक के बाद एसएससी एमटीएस की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी उसी में आज मैं मॉक टेस्ट संख्या 19 लेके आया हूं। और इससे पहले मैंने 18 मॉक टेस्ट एमटीएस और हवलदार के एग्ज़ाम के लिए अपलोड किए हैं। तो आप वहां से जाके उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और आई होप कि आपकी होली अच्छी रही होगी। और दोस्तों आपसे मैं एक ओपिनियन चाहता हूँ। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के यदि मॉक टेस्ट आप मुझसे इस यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करवाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट के द्वारा अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप मुझे एग्ज़ाम का नाम लिख के बताइएगा कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, जिससे मैं आपके मॉक टेस्ट लेके आऊँ और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 के लिए। क्या कहा गया है दोस्तों? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा गया है डैश विनिमय दर देसी वस्तु के रूप में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत है। दोस्तों खाली स्थान में हमें भरना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, देसी वस्तुओं की कीमत और विदेशी वस्तुओं की कीमत के बीच के अनुपात को वास्तविक विनिमय दर कहा जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वास्तविक विनिमय दर इसको कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक विनिमय दर क्या होती है? देसी वस्तुओं की कीमत और विदेशी वस्तुओं के बीच की कीमत का अनुपात वास्तविक विनिमय दर कहलाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। फिर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। कहा गया है डैश उत्पादन फलन को प्रतिनिधित्व करने वाले एक वैकल्पिक उपाय है। क्या होता है दोस्तों? दोस्तों समान मात्रा उत्पादन फलन को प्रतिनिधित्व करने वाली एक वैकल्पिक उपाय है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, समान मात्रा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 3 क्या कहा गया? संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। दोस्तों भारतीय संघ में जो 7वीं अनुसूची है ना, इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ को, तो ये जो है आपका केंद्र सूची में आता है। आपका संयुक्त राष्ट्र संघ जो आएगा वो केंद्रीय सूची में आएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, केंद्रीय सूची। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए समवर्ती सूची की अवधारणा हमने कहाँ से ली है, दोस्तों समवर्ती सूची की अवधारणा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और ये जो अनुसूची बनाई गई है इनका मतलब क्या है? ये गवर्नेंस के लिए बनाई गई है। ठीक है, गवर्नेंस के लिए याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है यहाँ पर और लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर आपसे पूछे यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में है। और हर साल हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। याद रखना, ये दिवस काफ़ी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे यूएनओ की कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं। यूएनओ की 6 भाषाएं, जिसमें आपकी अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, चीनी है और स्पेनिश और अरबी। याद रखिएगा ये 6 भाषाएं हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? दोस्तों आर के लक्ष्मण जो थे ये कार्टूनिस्ट थे और इन्होंने जो गट्टू नामक कार्टून बनाया था वो किसके लिए बनाया था? तो वो थे आपके एशियन पेंट्स। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, एशियन पेंट्स कंपनी के लिए इन्होंने गट्टू नामक कार्टून बनाया था। आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 क्या कहा गया है दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 7 कहा गया है 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय राजा के किस रूप में मान्यता देते थे? दोस्तों 7वीं सदी के जो बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को राजा को सामंत के रूप में मान्यता देते थे। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, सामंत के रूप में उनको मान्यता दी गई थी। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया राष्ट्रकूट वंश। क्या आपको पता है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। याद रखना, इसके बारे में पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग थे। क्लियर? याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1857 की विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया? दोस्तों 1857 की क्रांति का मेन कारण, तत्कालिक कारण क्या था कि चर्बी लगे कारतूसों का यूज जो ब्रिटिश सरकार करवा रही थी, जिसको मुंह से खोलना पड़ता था। और चर्बी उसमें गाय की होती थी और सूअर की होती थी। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती थी और सूअर मुस्लिमों के लिए अपवित्र होता था। तो ये
सैनिकों में रोष की भावना इससे उत्पन्न हुई, जिसके कारण 1857 के जो रिवोल्ट था वो देखने को मिला। मेन मतलब तत्कालिक कारण उसका ऑन द स्पॉट जो कारण था वो यही था, बाकी बहुत सारे कारण थे। तो 1857 की क्रांति में क्या परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ये कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। हाँ, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की नियुक्ति हुई, भारत सचिव बना था, बिल्कुल सही है। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चले गए, ये भी सही है। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय बना, ये भी सही है। लेकिन सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ये नहीं है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। किसने लिखी थी? बी डी सावरकर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ये आप याद रखिएगा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? बी डी सावरकर ने किताब लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, पूछी जाती है, आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है दोस्तों? तो सबको याद होता है, देखो भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, 15,200। अच्छा, अगर आपसे पूछे भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, देखो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों में। देखो ये आपने मान लिया प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला भाग। अब ये अगर इस प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा मांगे तो यह आपकी 61 हो। अगर आप इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी शामिल कर लें तो 75-16.6 किलोमीटर बैठता है ये, ठीक है, 75-16.6 किलोमीटर ये भारत की कुल जलीय सीमा है, आप याद रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, देखो अगर आपसे पूछे भारत का एरिया कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का एरिया है। और ये टोटल विश्व के भूभाग का 2.4% है। तो ये परसेंटेज भाई क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि भारत का एरिया विश्व का कुल कितना परसेंट है, 2.4। और इस 2.4 एरिया में विश्व की 17.5% आबादी भारत में रहती है। तो कभी क्वेश्चन आए कि आबादी के मामले में विश्व का कितना परसेंट भाग भारत में है, 17.5% आबादी भारत में रहती है 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा गया था भारत की स्थलीय सीमा 15,200, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, सिंधु, गंगा और कौन सी नदी है? दोस्तों उत्तरी मैदान में जो नदी बहती है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। भारत में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ये 3 नदियों से सिंचित होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों ये भारत में कहाँ पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी मतलब कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत में एक ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग। तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से निकल के आती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जब भारत में एंटर करती है तो नमचा वरबा जो पहाड़ी आपकी ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में है, तो वहाँ से क्रॉस करती हुई यू आकार की वैली बनाती है और उसके बाद में भारत में आ जाती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जब असम में ये आएगी तो असम में एक द्वीप का निर्माण करती है और इस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप जो असम में है, इस द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है, ब्रह्मपुत्र नदी करती है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जमुना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका कावेरी, तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है, ताल कावेरी से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी में एक जगह है ताल कावेरी, कर्नाटक की बात हो रही है, तो कर्नाटक से निकल के आती है आपकी कावेरी नदी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें पूरे साल भर पानी रहता है और ये हमारी साउथ इंडिया की इकलौती नदी है जो पूरे साल भर पानी रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। कृष्णा नदी ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर एक जगह है सतारा जिले में, तो महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की बात, तो इसका सही जवाब था सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा देख लेते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, चलो ये तो सही है बिल्कुल। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष, गलत है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री, गलत है। तो यही सही है फिर आपका, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। देखो सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन का नो होगा आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल
56वें इस बात का लिखा गया है। राष्ट्रपति भारत का जो होता है ये आपका देश का पहला नागरिक है और हमारी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है, आप याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति की बात करें तो इसकी तुलना ब्रिटेन की क्राउन से की जाती है। जो अधिकार ब्रिटेन की राजा या रानी को प्राप्त है वही भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 क्या कहता है? कहा गया है क्वेश्चन संख्या 10 में क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड स्वपोषी तथा मुख्य जलीय अलवणीय तथा लवणीय दोनों के बीच का जीव कौन सा होता है? दोस्तों क्लोरोफिल युक्त होगा, ठीक है, और ये जल में भी रहेगा। कौन हो सकता है इन ऑप्शन के अनुसार? देखो टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो लेकिन शैवाल एक ऐसा मतलब जीव है जो आपका जल में रहता है और शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और जिससे ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शैवालों का अध्ययन क्या होता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या है? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और शैवालों में एक चीज़ और देखी जाएगी, इसमें जड़, तना, पत्ती, इनमें कोई डिवीजन नहीं होता, आप अंतर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द लिखा गया आपका ब्रायोफाइटा। अगर आपसे पूछा जाए एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम मतलब पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा गया है। अगर आपसे पूछे रेप्टाइल और प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत का सरीसृप किसे कहा गया? दोस्तों पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है टेरिडोफाइट को, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में पाई जाती है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? दोस्तों देखो स्वास्थ्य का अधिकार आता है जीवन के अधिकार में, जीवन का अधिकार के अंतर्गत स्वास्थ्य का अधिकार आता है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य का अधिकार या जीवन का अधिकार, तो जीवन का अधिकार तो आर्टिकल 21 में लिखा गया है, तो सही होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को शामिल किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, अनुच्छेद 21। याद रखना दोस्तों क्या आपको पता है कि स्वर्णिम त्रिभुज कौन से अनुच्छेदों को कहा जाता है? तो 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, इन 3 अनुच्छेदों को स्वर्णिम त्रिभुज कहा गया है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे लिखा गया है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A हमने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ने ऐड किया था, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा उनका मौलिक अधिकार बनाया गया है, ठीक है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका अनुच्छेद 19, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है, आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि एक ही अपराध के लिए एक प्रकार की सजा मिलेगी, आप याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया था स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है। नेक्स्ट, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? दोस्तों केपलर ने हमें बताया था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार कक्षा में मतलब परिक्रमा करता है और उसके केंद्र पर क्या होता है? उसके केंद्र पर सूर्य होता है, यानी कि केंद्र जो होता है वो सूर्य का होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य पृथ्वी से कितना औसत दूरी कितनी है, तो आप याद रखिएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो ये पूछ लेता है एग्जाम में, 149.6। सूर्य और तो सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। आप ये नॉर्मली याद रखना, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में, कई बार आ चुका है, हो सकता है कि आपसे फिर पूछ ले। तो 149.6 मिलियन किलोमीटर ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। और सूर्य में जो एनर्जी बनती है इसका कारण सनलाइन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन इसका सही जवाब होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है? दोस्तों सर्पी घर्षण का मतलब क्या होता है? सरकाना, और स्थैतिक घर्षण वाला रुकना। तो इसमें क्या होगा कि सर्पी घर्षण जब भी आएगा ये स्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होता है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सर्पी घर्षण जो होगा वो स्थैतिक घर्षण से
कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि घर्षण जो होता है ये एक प्रकार का बल है, कैसा बल है? ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि संपर्क बल है। और घर्षण बल जब भी कार्य करेगा हमेशा कार्य माइनस में होता है, ये आप याद रखिएगा। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा। इसका कारण क्या? देखो, घर्षण बल हमेशा वस्तु की सतह के विपरीत कार्य करता है। तो आप इस तरह से माने, ये आपका एक तल है, इसको आप कोई भी सरफेस मान लें। यहाँ पे कोई गुटका रखा हुआ है, आप इसको गति करा रहे हैं इस दिशा में और ये विस्थापन इसका एस, लेकिन घर्षण बल जो काम करेगा वो इधर कार्य करेगा। घर्षण बल जो कार्य करेगा आपका, तो घर्षण बल जो कार्य करेगा ये आपने मान लिया इस तरह से। क्या हो गया इसमें? तो हमने एक सरफेस माना था, सरफेस हमने ये मान लिया था। यहाँ पे हमने गुटका रखा था जिसकी विस्थापन इधर इधर थी, घर्षण बल इधर लग रहा था। देखो, विस्थापन की दिशा इधर, घर्षण बल इधर। इस स्थिति में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 डिग्री का। और आप जानते हैं कार्य W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा, ये तो हम पढ़ चुके हैं, एफ एस कोस थीटा। और कोस 180 की वैल्यू होती है -1। तो -1 होने के कारण घर्षण बल के द्वारा हमेशा जो काम आएगा वो माइनस में होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 14, क्या कहा गया है? खाली स्थान में जगह भरनी है। ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहाँ डेटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है। तो दोस्तों कौन सी युक्ति है जिसमें आप डेटा को भंडारित कर सकते हैं, उसकी स्टोरेज कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? एक ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3D। दोस्तों 3D जो होती है ना, इसके द्वारा 3D ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डेटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जा सकता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 3D। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केल्विन किसकी इकाई है? दोस्तों केल्विन जो इकाई है तापमान की होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, तापमान की इकाई है, आप याद रखिएगा। तापमान क्या होता है कि किसी वस्तु की गर्माहट की माप तापमान होती है। तापमान से पता चलेगा कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है। बाकी तापमान में से सेल्सियस है, रोमर है, फ़ारेनहाइट है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे मानव का ताप, शरीर का ताप कितने केल्विन होता है, तो 310 केल्विन होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ताप अदिश राशि है सदिश, तो ताप अदिश राशि है, ये आप याद रखिएगा। दाब कैसी राशि है? दाब अदिश राशि है और दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक है। घनत्व, घनत्व आपकी अदिश राशि है, द्रव्यमान आपकी अदिश राशि है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों लोहे पर जंग लगने की क्रिया रस्टिंग कहलाती है, ये आप याद रखिएगा। क्या बोलेंगे इसको? जंग लगना, यानी कि रस्टिंग। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को रस्टिंग कहा जाता है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों जब भी लोहे पर जंग लगती है तो लोहे पर जंग लगने पर उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, लोहा खोखला हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लोहे को जंग से बचाना है तो आप उसके ऊपर क्या चढ़ा दें? जिंक की परत चढ़ा दें। और लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो कभी क्वेश्चन आए कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, ये गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है लोहे के अयस्क कौन कौन से होते हैं? हीमेटाइट, हीमेटाइट लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। लिमोनाइट, मैग्नेट लिमोनाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, आयरन पाइराइट हो गया, सब लोहे के अयस्क होते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, जंग लगना। नेक्स्ट, खाली स्थान सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? देखो, सूर्य से जो हानिकारक यूवी रेज आती है ना, ये इनका मेन कारण ये है कि मतलब अगर ओजोन परत नहीं होती तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर आती, जिससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है। लेकिन क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर ऊंचाई तक संताप मंडल का विस्तार पाया जाता है। और संताप मंडल में आपको मिलेगा ओजोन लेयर। तो ओजोन परत जो होती है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सीधे धरती पर आने नहीं देती है।
ठीक है, ओजोन परत हम बात कर रहे थे ओजोन लेयर की, जिससे क्या होगा कि जब ये किरणें सीधे धरती पर नहीं आएंगी तो इस समय स्किन कैंसर का खतरा नहीं होगा। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। समताप मंडल, ओजोन परत समताप मंडल मिलती है, ये आप याद रखना। क्या सूत्र क्या होता है, O3, ये एलोट्रोप्स होती है ऑक्सीजन का। क्या आपको पता है कि हमने ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया था? तो कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? दोस्तों ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, पूछा जाए तो। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी ओजोन परत का दुश्मन कौन है, यानी कि हमारी ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि जो पहुँचाता है दोस्तों, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारी ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि जो होती है वो किससे होती है, वो आपकी इसी से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस क्या होती है, दोस्तों ग्रीन हाउस का मतलब है पृथ्वी का भूमंडलीय तापन, यानी कि कुछ ऐसी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाए जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगे, उसे ग्रीन हाउस कहा जाता है। तो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणें को अवशोषित करने का काम समताप मंडल करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डैश योजना, केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, इसमें क्या कहा गया है कि जिसका उद्देश्य है 300 स्मार्ट गांवों का विकास करके ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और आधारिक संरचना के विकास को प्रोत्साहन देना है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, दोस्तों हमारे भारत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रन-वन मिशन शुरू किए गए हैं, ऑप्शन 20 का सही जवाब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रन-वन मिशन, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 2016 में हुई थी। तो इसका उद्देश्य क्या है, भारत में स्मार्ट गांव बनाना, स्मार्ट गांव का विकास करना। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रन-वन मिशन के तहत भारत में पहला क्लस्टर मिजोरम में बना है, मिजोरम में बना है, ये आप याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्लियर दोस्तों, आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो दोस्तों ये कौन से आयोग ने बात कही थी, तो इसका सही होगा चार्ल्स वुड आयोग या वुड डिस्पैच जिसको कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा, चार्ल्स वुड या वुड डिस्पैच सॉरी दोस्तों, वुड नीति या वुड डिस्पैच को ने कहा था यदि शिक्षा दी जाए भारतीयों को तो इनसे उनका जो नैतिक चरित्र है उसका विकास होगा। 1854 में वुड डिस्पैच आया था, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डलहौजी के टाइम की बात है, ठीक है, आप याद रखने इसके बारे में। क्लियर दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है, तो आप याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत में, उनका जन्मदिन होता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ये आप याद रखिएगा। और भारत में अभी जो तीसरी शिक्षा नीति आई है, इसका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, 5+3+3+4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का फॉर्मूला है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पटकाई पहाड़ी कहाँ पर है? दोस्तों पटकाई की पहाड़ी जो मिलेंगी आपको, ये कहाँ मिलेंगी, तो आप याद रखना पूर्वांचल में स्थित है पटकाई की पहाड़ी। और पटकाई की पहाड़ियाँ जो है मिजो में सम्मिलित हो जाती हैं आपकी, तो ये आपकी पूर्वांचल में मिलती हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, पटकाई पहाड़ी पूर्वांचल, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन संख्या 21, क्या कहा गया है, चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों चार मीनार जो है ये हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, हैदराबाद में चार मीनार आती है। और हैदराबाद में जो चार मीनार थी किसने बनवाई थी, कुली कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत में पर्ल सिटी यानी कि मोतियों का शहर किसे कहा गया, तो पर्ल सिटी यानी कि मोतियों का शहर भारत में हैदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद में मूसी नदी बहती है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि औरंगाबाद का नया नाम क्या है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर रखा है, संभाजी नगर, ठीक है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पुणे को दक्कन की रानी कहा जाता है। होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने कहाँ पर की थी, पुणे में की थी। और भारत में राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ पर है, वो पुणे में ही है, राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे। दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है, आप याद रखिएगा। और दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी बनी थी 1912 में,
चार मीनार पूछा गया था हैदराबाद में। नेक्स्ट, आरबीसी कहाँ बनती है? दोस्तों आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिका। दोस्तों आरबीसी का निर्माण जो होता है आपका, ये हमारा होता है अस्थि मज्जा में। और कौन सी अस्थि मज्जा? लाल अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जीवन काल की बात करें तो 120 दिन इनका लाइफ स्पेन होता है, टाइम पीरियड इनका 120 दिन का है। और आरबीसी का काम क्या होता है? हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन करना, हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन करना। आरबीसी का आकार बाइकॉन्केव होता है, कुछ इस तरह की होती हैं आपकी आरबीसी। जैसे मैंने ये गोल बनाया है तो ये आप याद रखिएगा आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो इस तरह का, ये इस तरह का, ठीक है, जिस तरह का मैंने गोल बनाई है। लेकिन अगर आरबीसी इस तरह की हो जाए, इसको बोलते हैं सीकल सेल एनीमिया। सीकल सेल एनीमिया में सीकल का आकार हो जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाएगी। क्या आपको पता है कि आरबीसी जो होती है, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा गया? स्प्लीन यानी कि प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, ये आप याद रखना। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अगर हम बात करें मानव की आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं, तो मानव की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मानव के शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है, तो आप याद रखिएगा आरबीसी 600:1। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में अनुपात जो बैठेगा, आरबीसी 600 और डब्ल्यूबीसी 1, तो 600:1 होता है। आपसे पूछा गया था लाल रुधिर कणिका कहाँ बनती है? आपकी अस्थि मज्जा बनती है, लाल अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते? दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन भारत में कहाँ नहीं मिलेंगे? पूर्वी घाट पर नहीं मिलते। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, पूर्वी घाट, ठीक है। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर जहाँ से ज़्यादा वर्षा होती है उन क्षेत्रों में मिलते हैं। जैसे आपका पश्चिमी घाट हो गया, आपका पश्चिमी घाट यानी कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया, तो उनमें आपको उष्णकटिबंधीय वन दिखाई देंगे। लेकिन भारत में पूर्वी घाट पर ये वन नहीं मिलते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे पूर्वी घाट में या भारत में वन क्षेत्रफल कितना है? 24.62% भारत में वनावरण है, ये आप याद रखिएगा। वन समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। क्या आपको पता है कि भारत में फॉरेस्टमैन किसे कहा गया है? भारत का फॉरेस्टमैन किसे कहा गया? जादेव पायेंग को। जादेव पायेंग को भारत का फॉरेस्टमैन कहा जाता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में, क्लियर। क्या आपको पता है भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1966 में भारतीय वन सेवा की शुरुआत हुई थी, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है? दोस्तों हृदय से, ध्यान रखना, हृदय से गुर्दों तक रक्त ले जाने का काम किसका है? वो होती है ओर्टा। ओर्टा को बोलते हैं हम, ओर्टा को क्या बोलेंगे? वृक्क धमनी। दोस्तों ओर्टा से वृक्क धमनी किडनी के भीतर रक्त लेके जाती है, यानी कि रीनल आर्टरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रीनल आर्टरी। एक ऐसी मतलब आर्टरी है जो हमारे हृदय से गुर्दों तक रक्त लेके जाती है, ठीक है। दोस्तों हम बात करें हृदय की, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मानव के 4 चैम्बर होते हैं। और 1 मिनट में मानव का हृदय औसतन कितना धड़कता है? 72 बार। 72 बार धड़केगा 1 मिनट में, आप याद रखिएगा। और हृदय की एक धड़कन बनने में कितना समय लगेगा? 0.8 सेकेंड। हृदय की एक धड़कन बनने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। और जब हृदय हमारा मतलब एक धड़कन बनाता है तो एक बीट में कितना ब्लड पंप कर सकता है? तो एक धड़कन में 70 ml ब्लड पंप कर सकता है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपसे पूछे हमारा हृदय किस झिल्ली के अंदर बंद होता है? पेरिकार्डियम। दोस्तों पेरिकार्डियम एक ऐसा पैकेट है जिससे हमारा हृदय कवर होता है, तो पेरिकार्डियम आप याद रखिएगा। ईसीजी जरूर याद रखना, ईसीजी क्या है? तो हृदय में जो मतलब हार्ट बीट बनती है उसको चेक करते हैं ईसीजी से, ये भी आप याद रखना। कार्डियोलॉजी बहुत आता है आपके एग्जाम में, कार्डियोलॉजी क्या है? तो आप याद रखना, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन होता है, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी होता है, क्लियर दोस्तों यहाँ पे लिखा गया था ब्रक यानी कि गुर्दे। अगर आपसे पूछे गुर्दे की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होती है ये हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 25 और लास्ट प्रश्न है आज का ये। कहा गया है विज्ञान में किसी वस्तु पर अभिकर्षण या अपकर्षण को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको क्या बोलेंगे हम? अगर किसी वस्तु पर
अपकर्षण या अभिकर्षण होता है तो इसको हम बोलेंगे बल। ठीक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर परावर्तन कर सकता है, तो बल इसको बोला जाता है। और बल जो है ये आपकी कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल सदिश राशि है जबकि कार्य अदिश राशि होती है। आप याद रखें, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। क्लियर। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूटन और डाइन में क्या संबंध होता है? न्यूटन व डाइन में क्या संबंध है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। 25 प्रश्नों का हमने अभ्यास किया था। आई होप ये सेशन आपको मजेदार लगा होगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए अगर आप प्रैक्टिस बैच चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे अपना मतलब एग्जाम का नाम लिख सकते हैं कि कौन से मतलब एग्जाम की तैयारी आपको मैं कराऊं, जिससे आपको हेल्प मिले आपके एग्जाम में। जीके या हिंदी भी, आप हिंदी अगर चाहें। मैं आपको बता दूं शाम को लगभग 7:30 बजे या 7 बजे तक आपका साइंस का जो मॉक टेस्ट है वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप वहां से जाके साइंस के प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।